स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, जैसे आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, लिक्विड से वेपर में जाते हैं या फिर आप सॉलिड से सीधा वेपर में जाते हैं। उस टाइम अगर आप प्रेशर चेंज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर सब्लिमेशन टेम्परेचर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल और इस टॉपिक से जुड़े हुए अलग अलग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके बारे में पढ़ने के लिए हमारी जो हेल्प करती है वो करती है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। हमारी हेल्प जो करती है वो कौन करती है? क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। जी हाँ, हम बात करते हैं क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं जैम के पर्सपेक्टिव से और आईआईटी गेट के पर्सपेक्टिव से तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटेडली यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिसेंट में सीएसआर नेट में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो ये क्या बताती है भाई? देखिए, इसका डेरिवेशन मैं नहीं करूंगा, सीधा मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से मैं क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को लिख दूंगा ताकि हमें ज्यादा समय गंवाना ना पड़े डेरिवेशन के ऊपर, क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर होता है। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इट गिव effect of pressure P-R-E-S-S-U-R-E effect of pressure on temperature during reversible phase transformation। ये रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और मुझे शायद इसको रिपीट करने की दोबारा से नीड नहीं है। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो प्रेशर के चेंज करने का इफेक्ट ऑफ प्रेशर या फिर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर ड्यूरिंग द रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको कौन बताता है? ये आपको क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बताती है। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग वेपराइजेशन के दौरान इट गिव effect of pressure on boiling point। वेपराइजेशन के दौरान ये क्या बताता है? बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर के चेंज करने का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, या फिर प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है, प्रेशर के वेरी करने से किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है, ये आपको बताता है। या फिर कहूं और ड्यूरिंग फ्रीजिंग के दौरान भी इट गिव इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर प्रेशर के चेंज करने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ही बताती है। और इस इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने जैसा कि कहा, डेरिवेशन हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ सीधा मैक्सवेल स्क्वायर की सहायता लेंगे और उसकी सहायता से ही हम क्या लिखेंगे? क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यहां पर लिख देंगे। देखिए यहां पर मैं यहाँ पर एक डब्बा बना लेता हूं, क्योंकि मैक्सवेल का तो सारा खेल इस डब्बे से ही होता है। और यहां पर कुछ इस तरीके से बनाता हूं और पूरा मैक्सवेल आपको देखना भी नहीं है, एस, पी, वी और टी। अब आपको क्या करना है? आपको प्रेशर से जाना है टेम्परेचर की तरफ, तो मतलब आपको यहां पर क्या लिखना है? पी से जाना है आपको टी। पी से कहां जाना है आपको? टी जाना है भाई। साथ के साथ एस से कहां जाना है भाई? आपको एस से आपको वी जाना है। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वॉल्यूम। तो यहां से क्या लिख पाऊंगा? दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। ये जो इक्वेशन हमारे पास बनकर आई है, सुंदर सी इक्वेशन जो बनी है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लॉसियस इक्वेशन। दिस इज क्लॉसियस इक्वेशन। एक और इक्वेशन होती है क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशन, वो यहां पर काम नहीं आती, वो कुछ और होती है। वो आई थिंक आपका जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट वगैरह पढ़ते हो वहां पर वो आपके काम आती है। ठीक है, नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वगैरह पढ़ते हो वहां पर वो काम आती है। देखिए डीपी बाई डी टी बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा वी, क्लॉसियस इक्वेशन इसको कहा जाता है। बट एज वी नो
एज वी नो क्या होगा भाई? भाई मुझे पता है जो डेल्टा एस है फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर होता है। दिस इंप्लाइज डीपी बाय dt। देखो भाई, चेंज ऑफ प्रेशर विद चेंज ऑफ टेम्परेचर या फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर विद चेंज ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइड बाय टी डेल्टा V. This is the Clausius-Clapeyron equation. This is the differential form of Clausius-Clapeyron equation. इसको क्या कहूंगा? This is the differential form, differential या फिर general form of Clausius-Clapeyron equation. General form of Clausius-Clapeyron equation. This is the general form of Clausius-Clapeyron equation. ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का क्या है? एक जनरल फॉर्म है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि हमें यहां पर जानने को मिलेगा जब हम हिली एरियाज में जाते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आपके खाने का टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है, और जो स्केटिंग होती है आइस के ऊपर, जब स्केटिंग होती है तो आइस जैसे सरफेस के ऊपर जब स्केटर के पैर का प्रेशर पड़ता है, उसका वजन पड़ता है, तो उस वजह से आइस क्या होती है? मेल्ट होती है, जिस वजह से सरफेस क्या हो जाता है? स्लिपरी हो जाता है। आपको यहां से जवाब मिलेगा ऐसे सवालों का, जैसे कि जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं या फिर जो ओशंस होते हैं, वहां पर ऊपर की लेयर में बर्फ होता है और उसके नीचे क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उस बर्फ के प्रेशर की वजह से नीचे वाली आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। सारे सवालों के जवाब कौन देता है? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको देती है। सभी सवालों के जवाब कौन देती है? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आपको देती है। देखिए यहां पर सबसे पहले बात करेंगे इन केस ऑफ वेपराइजेशन। देखो ध्यान से, इन केस ऑफ, पहला केस नंबर वन क्या कहेंगे? इन केस ऑफ वेपराइजेशन के केस में, इन केस ऑफ वेपराइजेशन हो क्या रहा होगा भाई? लिक्विड से आप कहां जा रहे होगे भाई? वेपर में जा रहे होगे, ऑब्वियस सी बात है। लिक्विड से कहां जा रहे होगे आप लोग लिक्विड से वेपर में जा रहे होगे। उसके बाद भाई यहां पर क्या रहा होगा? लिक्विड की एंट्रोपी, और यहां पर वेपर की एंट्रोपी, और यहां पर क्या रहा होगा? यहां पर आपका लिक्विड का वॉल्यूम रहा होगा और यहां पर आपका वेपर का वॉल्यूम रहा होगा। एक बात हमें क्लियरली पता है कि भैया जो वेपर की एंट्रोपी होती है या फिर जो गैस की एंट्रोपी होती है, बहुत ज्यादा होते हैं किससे? लिक्विड की एंट्रोपी से, और जो वेपर का वॉल्यूम होता है वो भी ज्यादा होता है किससे? लिक्विड के वॉल्यूम से। आई होप आपको क्लियर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। तो यहां पर क्या होगा? ये होगा दिस इंप्लाइज dp बाई dt इज इक्वल टू वॉल्यूम एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये क्या आ जाएगा भाई? आपका पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, और ये क्वांटिटी क्या आएगी भाई? पॉजिटिव ही आपकी आ जाएगी। ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? इज इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया dp बाय dt। ये क्या आया? पॉजिटिव आया। विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। दिस इंप्लाइज इफ प्रेशर इंक्रीजेस boiling point increases, and if pressure decreases boiling point क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज कर जाएगा। ये बात किसकी हो रही है? वेपराइजेशन की चर्चा हो रही है। वेपराइजेशन के दौरान अगर आप, जब कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, चाहे वो अल्कोहल है, फिनोल है, बेंजीन है, मिथेनॉल है, कुछ भी है, अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 700 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर बढ़ाने पर वो 700 से ऊपर चला जाएगा। और जब आप हिली एरिया पर जाते हो तो आपका प्रेशर कम होता है और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल प्लेन्स में बॉयल करता है, वो कहीं ना कहीं 100 डिग्री से कम के ऊपर क्या कर रहा होता है? बॉयल कर रहा होता है, जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपके खाने के टेस्ट वगैरह के ऊपर भी पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हम बात करते हैं इन केस ऑफ सब्लिमेशन। केस नंबर 2,
केस नंबर 2, यहां पर केस नंबर 2 किसका केस है? केस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का केस है। दिस इज द केस ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या हो रहा होगा भाई? सॉलिड से सीधा कहां कन्वर्ट हो रहे होगे आप? वेपर में कन्वर्ट हो रहे होगे। यहां पर क्या होगा? ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। यहां पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वेपर और एंट्रोपी ऑफ वेपर, कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर जब मैं डीपी बाई डी लिखूंगा, मैं यहां पर क्या लिखूंगा भाई? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। दिस इंप्लाइज डीपी बाई डी को क्या लिखूंगा जी? यहां पर लिखूंगा वेपर की एंट्रोपी माइनस सॉलिड की एंट्रोपी, और यहां पर क्या लिखूंगा? वेपर का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। अब आपको यहां पर एक बात समझनी होगी, जो एंट्रोपी होती है वो तो वेपर की ही ज्यादा होती है, वो तो वेपर की ही ज्यादा होती है। किससे? सॉलिड से। वेपर की एंट्रोपी ज्यादा ही होती है और वॉल्यूम तो बहुत ही ज्यादा होता है वेपर का। किससे? सॉलिड के वॉल्यूम से। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी, दिस इंप्लाइज डीपी बाई डी, यहां पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। हेंस with increase in pressure, with increase in pressure, sublimation temperature get increases, sublimation temperature get increases and क्या लिखूंगा? and vice versa का मतलब क्या है? इसका उल्टा जो है वो ट्रू है। मतलब अगर प्रेशर घटाओगे तो सब्लिमेशन टेम्परेचर भी क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ये हमने किसका केस देखा है? सब्लिमेशन का केस यहां पर जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, बट इतना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, इजी है। देखिए, इन केस ऑफ मेल्टिंग, केस नंबर 3, देखो भाई, केस नंबर 3, केस ऑफ मेल्टिंग की बात करते हैं। केस ऑफ मेल्टिंग, देखो अब मेल्टिंग में क्या हो रहा होगा? मेल्टिंग में हो क्या रहा होगा? जरा ध्यान से देखिए। मेल्टिंग में दो कहानियां साथ साथ चल रही होंगी। आप यहां पर देखोगे, पहली कहानी कौन सी होगी मैं आपको यहां पर बताता हूं भाई। जब सॉलिड से लिक्विड में आप जाते हो ना, तो दो चीजें आपको साइमल्टेनियस दिखाई देती हैं। जैसे पहला कौन सा दिखाई देता है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आपको दिखाई देगी, यहां पर देखोगे आप, आपको समझ में आएगा मेल्टिंग में क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या हम बोलना चाह रहे हैं। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में जाने की। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड गोज टू लिक्विड। सही है, ये सॉलिड की एंट्रोपी है और सॉलिड का वॉल्यूम है। ये लिक्विड की एंट्रोपी है और लिक्विड का ही क्या है? वॉल्यूम है। मेल्टिंग में तो यही होता है। अब यहां पर दो केस बनते हैं जी। पहला केस कौन सा बनता है? पहला केस बनता है जिसमें लिक्विड का वॉल्यूम क्या हो? ज्यादा हो। जैसे क्या बात करूं? जैसे यहां पर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये जनरल केस है कि भाई लिक्विड का ही वॉल्यूम ज्यादा रहेगा किससे? सॉलिड से। जैसे किसकी बात करते हैं? जैसे बात करते हैं वैक्स की, मोम में ऐसा होता है और सल्फर में भी ऐसा ही होता है। दो ही एग्जांपल यहां पर मैं आपको बताऊंगा। जनरल केस है, जनरली ऐसा ही होता है। जब सॉलिड मेल्ट होता है तो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जनरल केस है ये वाला, वो वाला एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वी। अब ये क्या होगा? दिस इंप्लाइज डीपी बाई डी टी क्या बनेगा? ये बनेगा लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, वेपर का वॉल्यूम, सॉरी लिक्विड की एंट्रोपी माइनस सॉलिड की एंट्रोपी, वेपर का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। अब ये सब क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज डीपी बाई डी टी इज पॉजिटिव। तो यहां पर क्या लिखूंगा? हेंस इस केस में जब लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम से बड़ा होगा तो इस केस में होगा क्या? हेंस इन दिस केस विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड
वाइसे वर्सा एंड वाइसे वर्सा। ये जनरल केस हैं। पहले तीन केस, चाहे वो वेपराइजेशन है, चाहे वो सब्लिमेशन है, चाहे वो वाला केस है जहां पर लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम से क्या है, ज्यादा है, इन सारे ही केसेस में प्रेशर के बढ़ने से सब्लिमेशन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, यहां पर क्या होगा भाई, जब लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, सॉलिड के वॉल्यूम से कम होगा। एग्जांपल क्या, जैसे वाटर, पानी हो गया, पानी में ऐसा होता है, और बिस्मथ, बिस्मथ में भी ऐसा ही होता है कि जहां पर जो सॉलिड का वॉल्यूम है, क्योंकि वाटर में तो सॉलिड में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में स्पेस आ जाता है, वैकेंसी आ जाते हैं, जिस वजह से सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, किससे, लिक्विड से। तो यहां से क्या पता चलेगा, वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड, ये क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, dp बाई डी टी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं व्हाइट ही यूज कर लेता हूं। dp बाई डी टी, dp बाई डी टी इज इक्वल टू लिक्विड की एंट्रोपी माइनस सॉलिड की एंट्रोपी, और लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है भाई, ऊपर वाला तो पॉजिटिव रहेगा, बट नीचे वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। ओवरऑल क्या आ जाएगा, dp बाई dt जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर क्या कहूंगा, हेंस विद इंक्रीज इन प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड with decrease in pressure, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी, जैसे जब स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग करते हुए जो स्केटर होता है उसके वजन की वजह से जो ऊपर वाली आइस है वो मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, इजीली स्केट किया जा सकता है आइस के ऊपर। ठीक है, अदरवाइज तो आइस के ऊपर स्केट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जो ग्लेशियर्स होते हैं उनमें जो ऊपर वाली बर्फ होती है उसके वजन की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से जो नीचे वाली बर्फ के ऊपर गिर रहा था उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और वहां पर वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर वाटर एग्जिस्ट करता है, और जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं वो वहां पर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। वो इसी का क्या है, आप एप्लीकेशन भी कह सकते हो, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे आप कभी भी घर में जब बर्फ जमाते हो, कोई बड़े से बर्तन में जब आप बर्फ जमाते हो तो आप क्या देखते हो, नीचे वाला हिस्सा जल्दी मेल्ट होता है, या फिर नीचे वाले हिस्से में एक अलग से लेयर दिखाई देती है आपको पानी टाइप की, ऊपर वाली बर्फ जल्दी जमना शुरू होती है एज कंपेयर टू नीचे वाली। हो सकता है और भी फैक्टर काम करते हो, लेकिन नीचे वाली थोड़ी सी ज्यादा आपको लिक्विड की फॉर्म में दिखाई देती है। ऊपर वाले की वजन से हल्का हल्का इंपैक्ट भी यहाँ पर पड़ता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखे, ये हम लोगों ने जनरल एग्जाम्पल्स देखे, या फिर जनरल क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की एप्लीकेशंस के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, और फिर उससे जुड़े हुए सवाल इस क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए, शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, यहां देखिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। पहला, केस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के केस की बात करते हैं। मेल्टिंग में होता क्या है, आप कहां जाते हो, सॉलिड से आप जाते हो जी लिक्विड में। सॉलिड से आप कहां जाते हो, रिवर्सिबल है तो सॉलिड से कहां जाओगे, लिक्विड में। सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम रहेगा, और सॉलिड की एंट्रोपी रहेगी और लिक्विड की एंट्रोपी रहेगी। हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं dp बाई dt इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्यूजन डिवाइड बाय, यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे डेल्टा v, ये बनेगा, दिस इंप्लाइज dp बाई dt इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज फॉर द फ्यूजन डिवाइड बाय लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम।
ठीक है। और यहां से क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज। देखो भाई मैं इसको आगे थोड़ा सा प्रोसीड करवाता हूं ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत कम हो। देखो जब मैं इसको आगे मूव करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, तो यहां पर क्या बचेगा, डीपी बराबर डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, और यहां पर क्या आ जाएगा इसके बाद, dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहां पे इस एंट्रोपी को क्या माना है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट माना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू एंट्रोपी फॉर फ्यूजन, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन, लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, और यहां पर क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आई है, पहली इंटीग्रेटेड फॉर्म आई है किसकी, क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर द क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। देखो अगर आपको लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम पता है, एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन पता है, और आपको एक प्रेशर के ऊपर आपको मेल्टिंग पॉइंट पता है, तो दूसरे प्रेशर के ऊपर बिना एक्सपेरिमेंट किए मेल्टिंग पॉइंट निकाला जा सकता है। दूसरे टेम्परेचर पर बिना कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा के क्या निकाला जा सकता है, मेल्टिंग पॉइंट निकाला जा सकता है। ठीक है। अब ये तो मैंने क्या लिखा, ये तो मैंने क्लैसियस इक्वेशन लिख दी, ये तो मैंने क्या लिखा, क्लैसियस इक्वेशन लिख दी। आपको है ना बहुत कंफ्यूज नहीं होना, इक्वेशन बहुत सारी बनेंगे लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक तो इसको ध्यान रखना है जो बेसिक इक्वेशन थी, और एक जो अब लिखने जा रहा हूं इसको ध्यान रखना है। नाउ dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एस फ्यूजन अपॉन डेल्टा वी। सही है। dp बाई dt ऑल्सो इक्वल टू एंथैल्पी चेंज फॉर द फ्यूजन डिवाइड बाय टेम्परेचर, और यहां पर डेल्टा वी। बिल्कुल सही लिख रहा हूं। यहां से क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज dp बाई dt इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, देखो dp बाई dt इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन डिवाइड बाय, यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और यहां पर आ जाएगा T1 अपॉन टेम्परेचर। ले जाओ जी उधर ले जाओ, उठा के पटक दो इसको उधर, पटको इसको उठा के उधर। क्या बनेगा, dp बराबर डेल्टा H फ्यूजन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड dt अपॉन T, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्या बनेगा भाई, dp की जगह क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1, यहां पर क्या आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन लिक्विड माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, और यहां पर क्या आ जाएगा, ln आ जाएगा। T1 से T2 क्या होंगी, लिमिट होंगी। आई होप आप बहुत आसानी से अब इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन सर कितनी इक्वेशन याद रखेंगे, भैया मैंने आपको बता दिया है सारी इक्वेशंस को याद करने की बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको फर्दर छोटा कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर ये फर्दर स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आई, दो इक्वेशंस आई, किसके लिए, मेल्टिंग के लिए। एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वेशंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की ही क्या है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करने वाले हैं। मेल्टिंग के केस में इंटीग्रेशन कर दिया, अब सब्लिमेशन और वेपराइजेशन में भी इंटीग्रेशन कर देता हूं, देन क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन खत्म हो जाएगी। देन हम मूव करेंगे कहां पर, देन हम मूव करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, इसके क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं भाई। इन केस ऑफ वेपराइजेशन दूसरा क्या है भाई, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का केस। अब वेपराइजेशन में क्या हो रहा होगा भाई, वेपराइजेशन में लिक्विड से कहां जा रहे होंगे, रिवर्सिबली वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये लिक्विड का वॉल्यूम रहा होगा, और यहां पर क्या रहा होगा, यहां पर तो लिक्विड का वॉल्यूम रहा होगा, और यहां पर क्या रहा होगा, वेपर का वॉल्यूम रहा होगा। और हमें पता है क्लैसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या बनती है, dp बाई dt, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन डिवाइड बाय T इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर, T इंटू डेल्टा वी लिख देता हूं भाई, T इंटू डेल्टा वी लिख देता हूं, कोई नहीं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देंगे। हालांकि ये मैंने बहुत बार लिख लिया, आपको याद भी हो गई होगी। देखो भाई
dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाई टी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एज वॉल्यूम ऑफ वेपर इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो यहां से लिक्विड की वॉल्यूम को क्या कर दूंगा जी, नेग्लेक्ट कर दो सर। यहां पर क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। पर किसको नेग्लेक्ट कर दूं, लिक्विड की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दो सर। कर देंगे भाई, लो भाई तुम कह रहे हो तो लिक्विड की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या बनेगा, dp बाय dt एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन T इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर। अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर dp इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर, और यहां पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब मुझे पता है pv इज इक्वल टू आर टी होता है, v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देता हूं जी, यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां से क्या बनेगा, dp बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। ध्यान से देखो भाई, v की जगह क्या, यहां पर r और t आ जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा, प्रेशर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहां आपका dt आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। देखो भाई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ वेपर की जगह क्या रख दिया, RT, और P ऊपर चला गया, ये रहा। अब P को यहां ले आओ और दोनों T की गुणा कर दो, ये बनेगा dP अपॉन P इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन R और dt अपॉन T का स्क्वायर। ये वेपराइजेशन ही है, अंडरस्टूड है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कहां, T1 से, सॉरी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। पहला क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विदाउट लिमिट। पहले क्या करेंगे, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे। विदाउट लिमिट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पहला इंटीग्रेशन करेंगे विदाउट लिमिट, और अगला इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, विद लिमिट करने वाले हैं। अगला इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, विद लिमिट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। पहली इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दिया कैसे, विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट कर दिया है इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, dp अपॉन p की जगह क्या बनेगा, lnp। यहां से क्या बनेगा भाई, यहां से बनेगा lnp इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन r, और -1 अपॉन टी आ जाएगा भाई। dt अपॉन टी स्क्वायर का क्या बनेगा इंटीग्रेशन, मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1 अपॉन एक्स होता है। तो ये -1 अपॉन टी बनेगा, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा भाई, कांस्टेंट आ जाएगा। देखो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है, आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय आर टी, और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए भाई, हमें पता है y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी। x क्या है यहाँ पर, 1 अपॉन टेम्परेचर, m क्या है यहाँ पर, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय r। शायद आपको चीजें कुछ समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, कैसे, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं कुछ इस तरीके से, अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर के ln के वर्सेस lnp वर्सेस 1 अपॉन टी, कैसा ग्राफ मिलेगा भाई मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। स्लोप क्या होगा, स्लोप हमारे पास होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय आर। तो स्लोप से क्या निकाला जा सकता है, एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपराइजेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर उससे बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, फिर उसे थर्मोकेमिस्ट्री में घुसा जा सकता है। तो यहां पर क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या बताती है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, वो यहां से निकाला जा सकता है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ता हूं। नाउ इंटीग्रेटिंग 1 विद लिमिट्स। जो 1 नंबर इक्वेशन है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है लिमिट्स के साथ। कैसे करूंगा, देखो भाई, ये बनेगा हमारे पास dp अपॉन p इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन r, dt अपॉन t का स्क्वायर। t1 से कहां जाओगे, t2,
P1 से कहां जाओगे, P2। ध्यान रहे ये जो एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन है इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसिडर किया गया है। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा lnp और P1 से कहां P2 बनेगा, और यहां पर क्या होगा डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R, और यहां पर क्या होगा -1 अपॉन T होगा। T1 से कहां जाएंगे, T2 जाएंगे भाई, T1 से कहां जाएंगे T2। ये क्या बनेगा, ये बनेगा ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई R, और यहां पर होगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये बनेगा भैया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं, थोड़ा सा ऊपर खिसकाता, क्योंकि मुझे नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखनी है। दिस इंप्लाइज ln P2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाय R, और यहां पर क्या T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। इस तरीके से क्या कर सकते हो भाई, आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो और आप यहां से सारी की सारी चीजों का आंसर निकाल सकते हो। हालांकि दोनों इक्वेशन सेम हैं, बट मैंने फिर भी आपकी सुविधा के लिए इसको यहां पर मेंशन कर दिया है, आपकी सुविधा के लिए इसको यहां पर जो है वो मेंशन कर दिया है। एक इक्वेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी सीधा कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगा। तो ये किसका केस देखा, ये वेपराइजेशन का केस देखा है। अब सब्लिमेशन बचा है, वहां पर कुछ नहीं बदलने वाला, केवल क्या होगा, केवल एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की जगह क्या बदल जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन हो जाएगा। केवल एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की जगह क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन हो जाएगा। देखिए सब्लिमेशन का केस भी देख लेते हैं लगे हाथ। नंबर 3 सब्लिमेशन, जिसको वेपराइजेशन में डाउट है उसके डाउट यहां पर दोबारा से भी रिकैप हो जाएंगे। सब्लिमेशन, सॉलिड से कहां जा रहे हो जी आप, वेपर जा रहे हो। ये सॉलिड का वॉल्यूम है और ये आपका वेपर का वॉल्यूम है, सही है। ये हमारे पास सच्चाई है, इतना डाटा हमारे पास है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H सब्लिमेशन डिवाइड बाई T इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। भाई यही लिखा जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब पता है वेपर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है किससे, सॉलिड के वॉल्यूम से। वेपर का वॉल्यूम बहुत बहुत बड़ा है सॉलिड के वॉल्यूम से, क्योंकि वो तो लिक्विड से भी बड़ा था। तो क्या लिखूंगा, dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन डिवाइड बाई T इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर। अब वॉल्यूम P वॉल्यूम V इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT, V वॉल्यूम इज इक्वल टू RT अपॉन P, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, 2 को पहले में पुट कर दो, आधी कहानी तो खत्म हो जाएगी। 2 को पहले में पुट कर दो, आधी समस्याओं का तो समाधान वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। 2 को पहले में पुट कर देते हैं, 2 in 1, 2 in 1। देखो dp बाई dt, dp बाई dt इज इक्वल टू, जरा देखो ध्यान से, dp बाई dt डेल्टा H वेपराइजेशन, इसकी जगह क्या RT, डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू प्रेशर डिवाइड बाय RT स्क्वायर, ठीक है। सेम बन रहा है भाई, बल्कि यहां पर वेपराइजेशन क्यों लिख दिया मैंने, ये तो मुझे डिलीट करना पड़ेगा भैया, ये तो सब्लिमेशन आएगा। यहां पर भी मैंने गलत लिख दिया है, डिलीट करना पड़ेगा, दोनों जगह सब्लिमेशन आएगा। मुझे वेपराइजेशन ध्यान आ रहा था बार बार, इस वजह से मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ, ठीक है भाई। लो भाई और लो भाई, कहानी खत्म हो जाएगी बस इसकी, ये डेरिवेशन इतने में आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब P को नीचे और dt को वहां, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, वहीं पर चल पड़े जहां से शुरू किया था। डेल्टा H सब्लिमेशन डिवाइड बाय R dt अपॉन T का स्क्वायर इंटीग्रेटिंग विदाउट लिमिट। इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा, 3 इंटीग्रेटिंग विदाउट लिमिट, इंटीग्रेटिंग विदाउट लिमिट
बिना लिमिट के क्या कर दो, इसके बिना बिना बीमारी के क्या लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। बिना बीमारी के क्या लगा दो, इसके इंजेक्शन लगा दो। कोई बीमारी नहीं पर फिर भी लगा दो, कोई बात नहीं, लगा देते हैं, ताकि इसको वैक्सीनेशन कर दो इसका। ठीक है, वैक्सीनेशन कर देंगे भाई, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर, लॉक कर दिया वैक्सीनेशन, वैक्सीन पिला दी, इसको घुट्टी पिला दी है। देखो ये क्या बनेगा, LNP, और यहां पर क्या होगा, माइनस डेल्टा एच और आर टी प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, माइनस डेल्टा एच और आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, क्योंकि dt अपॉन टी क्या होगा, मैं आपको फिर से यहां पर चलो अगले लाइन में लिख के दिखा दूंगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर, और यहां पर -1 अपॉन टेम्परेचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, यहां पर -1 अपॉन टेम्परेचर। LNP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। प्लस समथिंग क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट। लो भाई, y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, एक्स की वैल्यू कितनी, 1/t, m कितना, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर। माइनस में, वैसे माइनस यहां पर कुछ इंडिकेट नहीं करता, डायरेक्शन इंडिकेट करता है, लिखना चाहो तो लगा दो। ठीक है, क्या बनेगा, कैसा ग्राफ दिखाई देगा, कुछ ऐसा ग्राफ आपको बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसा ग्राफ। क्या लिखूंगा जी, यहां पर लिखूंगा LNP, यहां पर लिखूंगा 1 अपॉन टी, कुछ इस तरीके का ग्राफ, कुछ ऐसी कहानी बनती हुई दिखाई देगी। और स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर, माइनस डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर। ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, और ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाएगी। अभी जस्ट एक इक्वेशन बची हुई है, उसके बाद ये टॉपिक कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक इक्वेशन अभी बची हुई है, वो इक्वेशन भी मैं आपको यहां पर डिराइव करके दिखा देता हूं, ताकि आपको बिल्कुल माइंड में क्लियरिटी आ जाए सारी चीजों की। देखिए, अब जो 3 नंबर इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट्स के साथ, इंटीग्रेटिंग 3। नाउ इंटीग्रेट 3 विद लिमिट्स, लिमिट्स के साथ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या बनेगा, देखो भाई, हमने लिखा है dp अपॉन p, इंटीग्रेशन p1 से कहा p2, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर, dt अपॉन टी का स्क्वायर, t1 से कहा जी t2 चले जाएंगे, t1 से t2 चले जाएंगे, LNP बनेगा, बोलो यार, LNP बनेगा, LNP बनेगा, p1 से कहा p2, p1 से कहा p2 जाओगे। उसके बाद यहां पर क्या, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर, -1 अपॉन टी, t1 से कहा t2। ये सीधा लिख दूं, LNP2 बाय P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर, और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, और LNP2 बाय P1 डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाय आर। अब कहोगे सर इतने फॉर्मूले कैसे याद रखूंगा, भाई याद कुछ नहीं करना, बेसिक इक्वेशन ध्यान रखना, बस आपको उसी से सारे एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। आपको खुद की प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि आपको ये सब कुछ याद करने की नीड ना हो, बस आपको बेसिक इक्वेशंस पता हो। जैसे ही आपको बेसिक इक्वेशंस पता होंगे, आपकी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व हो जाएगी, क्योंकि फिर आप पूरी इक्वेशन याद करने की तरफ नहीं जाएंगे, ये मुझे पता है। फिर आप पूरी इक्वेशन बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं ये बात। देखो भाई यहां पर और यहां पर, ये रही भाई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है हमारी, दीज आर आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और यहां तक जो आपका क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है वो खत्म हो जाता है। जो क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहां पर सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, देखो, फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम
ये सर 2011 का सवाल है, रिसेंट का भी क्वेश्चन है, वो भी दिखाता हूं, एक बार इधर देख लो बस, मजेदार सवाल है भाई। लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है dp बाई dt दिया है। देखो जब लिक्विड और वेपर की बात हो रही है, लिक्विड और वेपर की बात हो रही है तो dp बाई dt क्या होगा, और क्या क्या दिया है, मोलर एंथैल्पी दी हुई है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पूछा है। तो हमें पता है डेल्टा H डिवाइड बाई T, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब वेपर का वॉल्यूम तो छोड़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू देखो dp बाई dt कितना दिया, dp बाई dt आपको दिया गया है कितना, 8 गुणा 10 की पावर -3, सही है। उसके बाद प्रेशर कितना दिया गया, 1 बार, टेम्परेचर कितना दिया गया, 400 केल्विन। अब देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। अब वेपर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेपर कितना है, 200 लीटर पर मोल है, 200 लीटर पर मोल है। आपसे क्या पूछ रहा है, लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दो और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बता दो। देखो भाई हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन T इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर, ये बनेगा जी हमारे पास। क्लियर है, अब यही निकालना है यार। हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया, इंटू टी इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर, कुछ नहीं बचा यार, खत्म हो गया बेचारा, कुछ था ही नहीं इसके पल्ले, कुछ इसके पल्ले था नहीं। 8 गुणा 10 की पावर -3। ध्यान रहे क्लेसिस क्लेपेरॉन इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे सब में यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां पर आपसे यूनिट में जरूर गड़बड़ होगी। क्या है, बार पर केल्विन है, ये क्या है आपका, बार पर केल्विन, बार पर केल्विन इंटू 400 केल्विन इंटू क्या है आपका 200 लीटर पर मोल, 200 लीटर पर मोल। ध्यान रहे, देखो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, बार पर केल्विन, केल्विन से पर केल्विन गया, बचा क्या आपके पास, लीटर पर मोल बचा है। क्या बचा है आपके पास, लीटर पर मोल बचा है। बट वो क्या बोल रहा है, 1 लीटर बार किसके बराबर है, 100 जूल के बराबर है। तो ये लीटर बार में आया है, या तो क्या करूं, सीधा 100 जूल से गुणा कर दूं, सीधा 100 जूल से गुणा कर दूं, या तो ये कर सकता हूं, इंटू देखो ये किस में आएगा, ये लीटर बार पर मोल में आएगा। ये जो भी आएगा क्या आएगा, मैं आपको लिखकर बताता हूं, डेल्टा H वेपराइजेशन इज इक्वल टू, ध्यान से देखो भाई, यहां पर आ जाएगा 2 4 जा 8 और 8 8 जा 64, 64 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। फिर यहां पर क्या, 2 और 2 4 गुणा 10 की पावर 4, गुणा 10 की पावर 4, ये आ जाएगा लीटर बार पर मोल, सही है। अब क्वेश्चन में ही बोल रहा है 1 लीटर बार 100 जूल के बराबर है, तो इतने लीटर बार के लिए क्या करना होगा, ये होगा 64 इंटू 10 गुणा 100, और यहां पर आ जाएगा जूल पर मोल, ये आ जाएगा 64 किलो जूल पर मोल आ जाएगा भाई। 64 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 64 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा सवाल था, बस यूनिट्स का थोड़ा सा खेल हमेशा रहेगा इन क्वेश्चंस में, वो आपको जो है यहां पर ध्यान रखना है, वो आपको यहां पर क्या रखना है जी, ध्यान रखना है। अगला सवाल ये रहा, देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, देखो सॉल्यूशन, ये शायद गेट का सवाल है। लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपको मोलर वॉल्यूम दी गई है, सॉरी यहां पर क्या दी गई आपको, स्पेसिफिक वॉल्यूम दी गई है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर लिक्विड वाटर। तो क्या बोलेंगे भाई, ये आपका क्या है, ये आपका है आई थिंक पर मोल दिया गया है वॉल्यूम मेरे ख्याल से इसमें। उसके बाद दैट ऑफ आइस इज, कोई बात नहीं ml में दिया गया है, ठीक है भाई, ठीक है, पर ग्राम दिया हुआ है, ओके। स्पेसिफिक का मतलब पर ग्राम मेंशन कर रहा है, गैसेस की बात करता तो पर मोल होता, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड में पर ग्राम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, 1.001 ml पर ग्राम, सॉलिड का वॉल्यूम कितना है 1.0907 ml पर ग्राम। फिर कहता है हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 333.8 जूल पर ग्राम है। क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मतलब dt विद dp बताना है, dt बाई dp बताना है आपको, क्या बताना है, dt बाई dp जो है वो आपको बताना है। तो अभी तक क्या देख रहे थे, dp बाई dt, क्या बताना है, उल्टा, क्या बताना है, उल्टा बताना है, उल्टा बताना है, उल्टा अभी बता देंगे भाई। देखो भाई
अब हमें पता है dp बाई dt क्या होगा, किसके लिए, जब सॉलिड से कहां जा रहे होंगे, लिक्विड में जा रहे होंगे, तो क्या होगा, ये होगा एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन डिवाइड बाई टी, लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम, यही बनेगा भाई। अब हमें तो यही निकालना है यार, बट हमें इसका रिवर्स निकालना है, तो dt बाई dp क्या निकालूंगा, देखो जरा, T इंटू लिक्विड का माइनस सॉलिड का डिवाइड बाई एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन। अब देखो भाई क्या क्या दिया गया है आपको, सब कुछ तो दिया गया है यार, इससे आसान क्या हो सकता है, सब कुछ दिया गया है, बस क्या नहीं दिया गया, यहां पर देखो लिक्विड का वॉल्यूम है, सॉलिड का है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, टेम्परेचर नहीं दिया गया, बट उसने क्या बोल दिया, वाटर बोल दिया, वाटर, वाटर के लिए टेम्परेचर क्या होगा, ये होगा 273 केल्विन, क्योंकि बात किसकी हो रही है, मेल्टिंग की हो रही है। अगर वेपराइजेशन की बात हो रही होती तो यहां पर क्या लिखता, यहां पर मैं लिखता 100, मतलब 373 केल्विन यहां पर अपने आप लिख देता। तो यहां पर देख लो भाई dt बाई dp, देखो यहां पर 273 केल्विन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये कितना है 1.001 माइनस 1.0 और पीछे क्या आएगा 907 ml में है, तो 10 की पावर माइनस 3 से गुणा कर दूंगा, लीटर पर ग्राम हो जाएगा, ml पर ग्राम था, लीटर पर ग्राम कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है 333.8, 333.8 जूल पर ग्राम। देख लो भैया पर ग्राम से उड़ेंगे, पर ग्राम के परखच्चे उड़ा दिए भाई, उड़ा दिया भाई, उड़ा दिया, उड़ा दिया, ठीक है। अब ऊपर तो केल्विन है, नीचे मुझे एटीएम लेकर आना है, तो जरा ध्यान से देखिए भाई, शायद जो समझदार और शातिर लोग हैं उनको पता चल गया होगा क्या करना है। यूनिट कन्वर्जन सिखा रखा है, इसीलिए सिखा रखा है ताकि बार बार आपको डाउट्स आए ही ना, बार बार आपको डाउट्स ना आए। तो यहां पर क्या लिखूंगा dt बाई dp, ध्यान से देखना 273 केल्विन, 273 केल्विन 1.001 माइनस 1.0907 गुणा 10 की पावर माइनस 3 लीटर आ जाएगा। लीटर बचा है ऊपर, लीटर और केल्विन बचा है, डिवाइड बाय नीचे क्या है 333.8 है और यहां पर है जूल। अब मुझे नीचे एटीएम लेकर आना है और ऊपर क्या लेकर आना है, ऊपर से लीटर को हटाना है। तो क्या करूंगा भाई, देखो मेरे पास क्या तरीका है, देखो ध्यान से 8.314 जूल 0.0821 लीटर एटीएम, आर से गुणा आर से डिवाइड, आर से गुणा आर से डिवाइड, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको कटना होगा वो कट जाएंगे, बचेगा क्या केल्विन पर एटीएम, बचेगा क्या केल्विन पर एटीएम। जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस 0.00 आई थिंक 07, 2 या 3 जीरो आती हैं उसके बाद 7 आता है, ये इसका आंसर बनेगा भाई, ये इसका क्या बनेगा आंसर बन जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा भाई आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ये रहा भाई, इसमें कह रहा है एस्टिमेट द प्रेशर नेसेसरी, एस्टिमेट द प्रेशर नेसेसरी to melt the ice at minus 10 degree Celsius. Estimate the pressure necessary to melt the ice at minus 10 degree Celsius. देखो यार न्यूमेरिकल, इससे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल थर्मो में किसी टॉपिक में बनते ही नहीं, इसी में सबसे डिफिकल्ट बनते क्योंकि इसमें आपको कुछ वैल्यूज खुद से लिखनी पड़ती हैं, साथ के साथ आपको क्या करना पड़ता है यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ता है। तो इससे मुश्किल न्यूमेरिकल आपका थर्मो में किसी टॉपिक में नहीं बनता, अगर आपने इसके न्यूमेरिकल बना लिए बात बन जाएगी। सॉल्यूशन देखते हैं यार इसका, देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई, टेम्परेचर क्या है आपका T2, T2 आपका T1 आपका है T1, अच्छा एस्टिमेट द प्रेशर, प्रेशर निकालना है भाई आपको, P फाइंड आउट करना है किस टेम्परेचर पर 263 केल्विन के ऊपर, सही है। तो इसको मैं T2 बोल दूं, इसको P2, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब T1 होता है आपका 273 केल्विन होता है और जब प्रेशर कितना होता है आपका 1 बार होता है, तब ऐसा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। नॉर्मल तो यही है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट तो यही है इसका 1 बार प्रेशर के ऊपर। फिर कहता है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर, देखो शब्दों पर ध्यान दिया करो, यहां पर मोलर वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब लिक्विड वाटर क्या है 18.01 ml पर मोल है,
ठीक है। उसके बाद आइस का वॉल्यूम कितना है 19.64 ml पर मोल है। क्या कह रहा है एंट्रोपी चेंज फॉर फ्यूजन, ये भी कितना दे रहा है 16.3 जूल पर केल्विन पर मोल दे दिया। मतलब सीधी सी बात है, मेल्टिंग का केस है और एंट्रोपी वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो ध्यान से, हमने लगाया था अभी अभी, ये देखो शुरुआत में ही किया था, केस ऑफ मेल्टिंग बिल्कुल शुरू में किया था। ये रहा, ये रहा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दोनों क्वांटिटी दी हुई है, ये दोनों दी हुई है। क्या निकालना, P2 निकालना, कहानी खत्म हो गई। बट फिर भी हम क्या करेंगे भाई, हम फिर भी इसको एक बार डिराइव करके देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि याद कुछ करना नहीं होता है। फॉर्मूले याद करोगे तो खत्म हो जाओगे फिजिकल में, ध्यान रखना मेरी बात, फॉर्मूले याद नहीं करने होते कभी भी। क्या बनेगा dp/dt डेल्टा एस लिक्विड माइनस सॉलिड। अरे क्या ये ध्यान नहीं कर सकते क्या, dp/dt बराबर ds/dv, ds को डेल्टा एस और dv को डेल्टा v, और v क्या लिक्विड माइनस सॉलिड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1 डेल्टा एस लिक्विड माइनस सॉलिड। सही है। देखो जरा, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल्टा एस लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम और इनटू क्या T2 माइनस T1, ये बन जाएगा जी। देखो भाई एक बार वैल्यूज पुट करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। P2 माइनस P1, देखो ध्यान से, डेल्टा एस कितना 16.3 जूल पर केल्विन। मैंने कहा यूनिट लिखते हुए चलना है भाई। नीचे क्या है लिक्विड, लिक्विड माइनस सॉलिड 18.01 माइनस 19.64, ये क्या आ जाएगा भाई गुणा 10 की पावर माइनस 3 लीटर पर मोल, लीटर पर मोल आ जाएगा। साथ के साथ क्या है T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका 263, ये कितना है 273, तो यहां पर क्या लिखूंगा 263 माइनस 273। जरा ध्यान से देखो P2 माइनस P1, देखो जरा क्या क्या कट गया, बहुत सारी चीजें कट गई होंगी। देखो पर मोल से पर मोल उड़ा, केल्विन से यहां वाला केल्विन उड़ा, टेम्परेचर है ना ये, केल्विन से केल्विन, तो नीचे क्या बचा केवल लीटर बच गया, नीचे क्या बचा केवल लीटर बच गया, और ऊपर क्या बच गया जूल बच गया। भाई जरा ध्यान से देखना भाई, ऊपर 16.3, नीचे क्या है आपका 19.64 में से देखो 64 में से एक गया 63 बचेगा, 19 में से 18 गया एक बचेगा, तो ये आएगा माइनस 1.63, और यहां पर लीटर और ऊपर क्या है जूल है, इनटू यहां पर क्या है माइनस 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, ये P2 माइनस P1 जो है ना, ये आपका 1 बार है, यहां पर क्या लिखूंगा P2 माइनस 1 बार, सही है। और इसको भी मुझे बार में ही कन्वर्ट करना होगा। देखो जरा देखो ध्यान से, P2 बराबर 1 बार प्लस 16.3 बाई 1.63 गुणा 10, ये जूल है और नीचे लीटर है। अब भाई बार में जूल पर लीटर तो नहीं जुड़ सकता, क्या जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा बार में जुड़ेगा भाई आपका क्या बार, तो यहां पर क्या करूंगा भाई 0.08314 लीटर बार और 8.314 जूल। देख लो भाई बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जूल से जूल उड़ेगा, लीटर से लीटर उड़ेगा, बार बच जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 1000 आंसर आएगा, और आंसर आएगा 1001 बार, आंसर आएगा 1001 बार। 1001 बार इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब क्या है 1001 बार, इस सवाल का सही जवाब है। इस सवाल का क्या है भाई सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आपको स्लोप का ऑर्डर बताना है, किसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, किसका स्लोप सबसे कम होगा। आपको सॉलिड से लिक्विड वाले कर्व का होगा, सॉलिड से वेपर वाले कर्व का होगा, या फिर लिक्विड से वेपर वाले कर्व का होगा, कौन से कर्व का होगा ये आपको यहां पर बताना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार, सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन देखो, जब आप टेम्परेचर प्रेशर का कर्व बनाते हो ना, देखो यहां पर प्रेशर है, यहां पर टेम्परेचर है। अब ग्राफ कैसा भी आए, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा dp/dt, ठीक है।
अब दो तरीके होते हैं, या तो ये स्लोप हमें पता हो, सबकी वैल्यूज पता हो, अगर वैल्यूज नहीं पता है तो हमें तो क्लेपरॉन इक्वेशन पता है। कैसे? मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dp बाई dt, सही है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, एंथैल्पी चेंज डिवाइड बाय टेम्परेचर, और यहां पर डेल्टा वी लिख दूंगा, डेल्टा वी लिख दूंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मुझे चाहिए क्या, मुझे कंपैरिजन करना है किसका, dp बाई dt। देखो, जब आप सॉलिड से वेपर जा रहे होगे, जब आप सॉलिड से वेपर जा रहे होगे तो आप क्या लिखोगे, dp बाई dt, और यहां पर क्या, डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। फिर आप क्या लिखोगे, dp बाई dt इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम ऑफ वेपर। सही है भैया, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे किसकी, जब आप बात करेंगे लिक्विड से वेपर की, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर लिक्विड टू वेपर, सिमिलरली, अरे भाई ये स्लोप है ना, ये है ना स्लोप, अरे क्लेसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ना, वही तो स्लोप है इस प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम की। जब भी कभी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी और प्रेशर टेम्परेचर का डायग्राम बनेगा, तो जो स्लोप होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा क्लेपेरॉन इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्लोप रिप्रेजेंट करेगी। अगर मैं इसका कंपैरिजन कर पाऊं तो मैं बता पाऊंगा किसका स्लोप ज्यादा और किसका स्लोप क्या है, कम होगा। देखो सिमिलरली क्या लिखूंगा, फॉर लिक्विड टू वेपर dp बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर। ये क्या है, लिक्विड टू वेपर है, और ये क्या है भाई आपका, ये है आपका सॉलिड टू वेपर। देखो एक चीज तो क्लियर हो जाती है इन दोनों में से, भाई दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, यहां पर इसको 1 देता हूं, इसको 2 देता हूं, फ्रॉम 1 and 2, यहां पर देखो, एज एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन इज ग्रेटर देन एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि सब्लिमेशन की एंथैल्पी चेंज क्या होती है भाई, ये होती है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये इसके बराबर होती है, दोनों के सम के बराबर होती है। तो सब्लिमेशन की जो एंथैल्पी चेंज है वो बड़ा है किससे, वेपर वाले से, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भैया जो स्लोप होगा ना, dp बाई dt solid to vapor is greater than dp by dt for liquid to vapor। सही है। अब यहां पर एक क्वांटिटी बच जाती है, कौन, एक क्वांटिटी यहां पर बचती है, कौन सी क्वांटिटी बचती है भाई, ये हमारे पास बचती है सॉलिड से लिक्विड। चलिए सॉलिड से लिक्विड की चर्चा कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर इसको मैं कह देता हूं 3। नाउ जब सॉलिड से लिक्विड की बात हो रही है, जब सॉलिड से लिक्विड की बात हो रही है तो क्या होगा भाई, नाउ फॉर सॉलिड टू लिक्विड, देखो क्या होगा, dp बाई dt सॉलिड टू लिक्विड क्या होगा भाई, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मुझे बताइए कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से अगर छोटा होगा तो बहुत ही कम छोटा होगा, और अगर बड़ा होगा तो बहुत ही कम वैल्यू से बड़ा होगा। तो यहां पर क्या कहूंगा, यहां पर क्या कहूंगा, VL माइनस VS, VL माइनस VS इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। VL माइनस VS इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हेंस मैं क्या कहूंगा, हेंस dp बाई dt solid to liquid is equal to enthalpy of fusion divided by small quantity, very very small quantity, small। This implies dp by dt for solid to liquid is very large quantity, is very
वेरी लार्ज। तो जो डीपी बाई डी टी है सॉलिड से लिक्विड का, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू रखता होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या कहूंगा इसको, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 एंड 4। देखो सॉलिड से लिक्विड का जो डीपी बाई डी टी है या फिर जो स्लोप है ना, वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत छोटी क्वांटिटी बनेगी। इनकी तो ऊपर वाली वैल्यू तो बड़ी है, लेकिन वेपर का वॉल्यूम भी तो बहुत बड़ा होता है यार। अरे वेपर का वॉल्यूम भी तो बहुत बड़ा होता है, तो बड़ी क्वांटिटी के नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी तो छोटी बनेगी ना वो। तो यहां से क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज, जो आंसर आपका बनेगा वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा डीपी बाई डी टी। स्लोप, जो स्लोप है वही ये वाला ऑर्डर है, सॉलिड टू लिक्विड इज हाईएस्ट dp by dt for solid to vapor, for solid to vapor into dp by dt for liquid to vapor। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला क्या रहेगा, आपका एक्चुअल ऑर्डर रहेगा। ये वाला क्या रहेगा जी, आपका एक्चुअल ऑर्डर रहेगा। मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होगा, इसमें आपको कोई भी संदेह, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। देखो भाई, ये रहा दिसंबर 15 का सवाल है, फिर ये 2021 में भी क्वेश्चन आया था ऐसा ऐसा, और बड़ा सिंपल सवाल होता है। देखो, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, देखो सॉलिड के लिए बात करूंगा, log p सॉलिड, log p सॉलिड क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो वेपर प्रेशर है उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस इस इक्वेशन से बताई जा सकती है, डिवाइड बाय टी। सही है भाई। और जो लिक्विड है log p लिक्विड, ये क्या कह रहा है, 8.0 माइनस 1400 डिवाइड बाय टी। यहां पर क्या है भाई आपका, यहां पर ये इक्वल टू का साइन नहीं, log p, एक मिनट, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं, ठीक है, ये है भाई, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ चीजें पहचाननी पड़ेंगी। याद करिए हमने एक्सप्रेशन बनाया था, हमने क्या बनाया था, हमने लिखा था LNP सॉलिड की बात करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर प्लस समथिंग कांस्टेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है RT? तो क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? देखो जब आप इसका इससे कंपैरिजन करोगे ना, LNP लिखा था, जब यहां पर log लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज log p सॉलिड डेल्टा H डिवाइड बाय 2.303 RT, या फिर समथिंग कांस्टेंट माइनस डेल्टा H सब्लिमेशन डिवाइड बाय 2.303 RT। लो भैया, ठीक है भाई, बताओ जरा समझ में आया? तो यहां से क्या कर सकते हो, आप सीधा कंपैरिजन करोगे, ये एक्चुअल में है क्या, ये पता है क्या है, यह आपका समथिंग कांस्टेंट, मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल है नहीं, डेल्टा H सब्लिमेशन डिवाइड बाय 2.303 R इंटू टी। तो आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसी तरीके से ये क्या है, लिक्विड, भाई ये सॉलिड से वेपर का है और ये लिक्विड से वेपर का है, तो यहां पर कांस्टेंट था, याद करिए एक बार, मैंने आज ही की क्लास में बताया है, यहां पर तो वेपराइजेशन डिवाइड बाय 2.303 R, और यहां पर क्या आएगा, T। देखिए इस क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में तो कुछ खास नहीं पूछा, हो सकता है आपसे ये पूछ लेता कि अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस वेपर प्रेशर कर्व आपको सॉलिड और लिक्विड का दिया गया है तो बताइए एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन क्या होगी और एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन क्या होगी। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा इस क्वांटिटी को इक्वेट कर देना है किसके, 1800, इस पूरी क्वांटिटी को इसके बराबर रख देना, 1/t कट जाएगा, या फिर इसको इसके बराबर रख देना, 1/t कट जाएगा, और आप क्या निकाल पाओगे, एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन निकाल पाओगे। ये क्वांटिटी इसके बराबर है भाई, ये क्वांटिटी इसके बराबर है। इसी तरीके से ये क्वांटिटी किसके बराबर है, इसके बराबर है। चलिए अब हम काम की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे ट्रिपल पॉइंट पूछ रहा है, जरा मुझे बताइए कि अगर ये
सॉलिड का डिपेंडेंस है किसका, या फिर कहिए ये किसका है, ये प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर का डिपेंडेंस है। सॉलिड के केस में जो सॉलिड से वेपर जा रहा है, ये लिक्विड के केस में डिपेंडेंस है किसका, प्रेशर का टेम्परेचर के ऊपर। और ट्रिपल पॉइंट के ऊपर तो आपको पता है कि जो लिक्विड और सॉलिड है उसके प्रेशर क्या होंगे, बराबर होंगे एट ट्रिपल पॉइंट पर log ऑफ P सॉलिड बराबर P लिक्विड। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, बस दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, बराबर। दिस इंप्लाइज 10 माइनस 1800 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 8 माइनस 1400 डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, यहां से आपका आ जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 1800 माइनस 1400 डिवाइड बाई टी। तो यह आ जाएगा 2 बराबर 400 डिवाइड बाई टी। दिस इंप्लाइज टी बराबर 200 केल्विन। क्या आ जाएगा, ट्रिपल पॉइंट 200 केल्विन आ जाएगा। ट्रिपल पॉइंट विल बी 200 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट विल बी 200 केल्विन। दूसरा, अब और क्या कर सकते हो इस इक्वेशन में, आपको एक और बात बताता हूं। मान लीजिए ये आपके सामने लिखा हुआ है और आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, हमारे सामने लिखा हुआ है log P। ये मैं क्वेश्चन से हटकर बता रहा हूं आपको। सॉलिड 10 माइनस 1800 डिवाइड बाई टी। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर सकते हैं भाई। यहां पर क्या होगा, 1 अपॉन log P का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। log P का क्या होगा, 1 अपॉन P dP बाई dt इज इक्वल टू इसका 0 माइनस 1800 डिवाइड बाई टी का स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, आपका प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन टी का क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन पी और dP बाई dt इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई टी का स्क्वायर। अब P क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू क्या होगा, RT होगा। PV इज इक्वल टू क्या होगा, RT होगा। 1 अपॉन टी का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर मैं P की वैल्यू रख दूंगा भाई, यहां पर मैं P की वैल्यू रख दूंगा। ये क्या बनेगा हमारे पास, ये मैं आपको पता है किससे कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं, मैं आपको यहां पर कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं। dP बाई dt इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई टी का स्क्वायर इंटू प्रेशर। 1800 डिवाइड बाई टी स्क्वायर इंटू P क्या होता है, RT अपॉन, एक मिनट, P इज इक्वल टू RT अपॉन वॉल्यूम, RT अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर क्या होगा भाई, टेम्परेचर से टेम्परेचर आपका उड़ जाएगा, ये बनेगा आपके पास dP बाई dt इज इक्वल टू, जो भी आप देख सकते हो यहां से। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाई टी इंटू डेल्टा V। डेल्टा H डिवाइड बाई टी इंटू डेल्टा V। तो जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो डेल्टा H यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा डेल्टा H। ठीक है, और T इंटू वी आपको दिखाई दे ही रहा होगा क्लियरली, ये रहा भाई T इंटू वी, ये रहा आपका नीचे T इंटू वी। डेल्टा V की जगह V ही बच जाएगा क्योंकि सॉलिड से वेपर की बात हो रही है। तो यहां पर ये क्या है, एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ वेपर ही है, वॉल्यूम ऑफ वेपर ही है। तो आप इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, थोड़ी बहुत इक्वेशंस को इधर से उधर शिफ्ट करके। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, और ऐसी ही और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।